हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट एवं क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोग को मैं लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें आप लोग को एंट्री कर चुके हैं। इसके पहले आप लोग बायोडाइवर्सिटी चैप्टर हो गया, इकोलॉजी हो गया और चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया था। आज मैं आप लोग को ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है। इसमें देखिए एक होता है आपका वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होता है वो लैम्डा होता है, उसी पे सब चीज़ डिपेंड होता है। मतलब जब किसी चीज़ की इंटेंसिटी मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा तक रहेगी। तो ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो वो चीज़ ज़्यादा चीज़ों को चीरती हुई आगे क्रॉस कर जाएगी। जब उसी को बोलते हैं लैम्डा। जब लैम्डा जितना छोटा रहेगा एनर्जी उतनी ज़्यादा ही रहेगी। लैम्डा जितना बड़ा रहेगा, वेवलेंथ जितना बड़ा रहेगा उतनी एनर्जी कम होते जाता है। इसी के लिए है। तो इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब आपका वेवलेंथ ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जो उसकी शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो इसी के तरह से इसमें काम करता है। तो इसी के बारे में धीरे धीरे मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बता देता हूँ। देखिए इसमें कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकरणों के रूप में पहुँचती है। जो इसमें है चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आपका विद्युत ऊर्जा पहुँचती है, जिस पर सौर ऊर्जा मुख्यतः पराबैंगनी दृष्टिगोचर आवरण प्रस्तुत करता है। इसमें नुकसानदायक पराबैंगनी किरण अधिकतर जो ओजोन मंडल को अवशोषित कर लेते हैं। जब मैं आप लोग को ओजोन पढ़ाऊंगा तो उसमें UVA, UVB, UVC उसके बारे में बताऊंगा। वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी होते हैं। जबकि दृष्टिगोचर में आवरण विकसित करता है। इसमें ऊष्मीय विकिरणों के रूप में पहुँचते हैं। तो ऊष्मीय विकिरण में पहली धरातल को गर्म करता है, फिर इसकी गर्मी को विकिरण संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल में गर्म करता है। तो उसमें क्या क्या करता है आपका, जैसे सनरेज आई तो ये अर्थ के इन्वायरमेंट को हीटअप कर देती है। तो इसकी जो लैम्डा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वो कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो आसपास के क्षेत्र को गर्म करती है। ऊपर इन्वायरमेंट रहता है, इन्वायरमेंट से वो अंदर रह जाती है, इसीलिए आपका होता है। जब सूर्य की ऊर्जा गर्म होने के बाद पृथ्वी को ठंडा होने लगता है तब उसमें उष्मा ऊर्जा विसरित होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोक्स ऑक्साइड, जल, मीथेन आदि अवशोषित कर लेते हैं। ये सब गैसें क्या करती हैं, ये सब अवशोषित कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है इसमें हीटिंग उष्मा बच जाती है तथा इसमें वायुमंडल की निचले पृथ्वी पर पहुंचती है। विगत कुछ वर्षों में उष्मारोधी वायुमंडल के लिए ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग आपको क्या कहते हैं, जैसे जो पेनिट्रेटिंग सर से एनर्जी आई, ऊपर इन्वायरमेंट है, जब इन्वायरमेंट रह गया तो उसमें क्या करते हैं, जब आपका इन्वायरमेंट प्रेजेंट रह गया तो उसमें क्या करते हैं आप, जो इन्वायरमेंट है उसमें हीट आपका बची रहती है। इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रभावित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह वातावरण में मौजूद गैसों उपग्रह में वातावरण में ताप में अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करता है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो विभिन्न प्रकार की गैस वातावरण में उष्मा को सोख लेती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ग्रीन हाउस गैस ग्लास शीशा अपने वायु में बाहर नहीं निकलने देते तो उसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाता है। जैसे आप समझते हैं, जैसे आप कार या विंडो का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें सन में पावर ज़्यादा होती है, सन रेज में पावर ज़्यादा होती है, तो वो पेनिट्रेट करके अंदर चली जाती है। फिर उसकी उष्मा कम हो उसमें जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है कम हो जाती है, जिसके सारे वो पावर वापस नहीं आ पाते। तो जो आप विंडो खोलते हैं तो उसमें देखिए अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें हीट होता है। ग्रीन हीटिंग इफेक्ट काम करता है। जो लैम्डा उसमें सन रेज गई वो बाहर नहीं आ पाती, तो वो अंदर का गर्म रहता है। आप अगर खुले इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उसका आपका इन्वायरमेंट जो रहता है वो कम गर्म रहता है। लेकिन जब आपको इसी तरह से पूरे इन्वायरमेंट को एक ऊपर का वातावरण आपको ढक लेता है, उसी तरह से आप देखिए ये आपका सनरेज है, पृथ्वी है, यहाँ पे वायुमंडल है, सनरेज आई, कुछ एब्जॉर्ब करने को तो अभी आपको नहीं पता, एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से वातावरण आपका क्या हुआ, ये इन्वायरमेंट टोटली रूप से क्या हो गया आपका एब्जॉर्ब हो गया। जब ये इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब हो गया तो इसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट किया। इस हीटिंग इफेक्ट के कारण इसमें क्या हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट
इसी प्रोसेस को, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट मानव के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा इसके रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर मेल्टिंग होता है, अदर प्रभाव होते हैं, इसमें परावर्तित विकिरण होते हैं, ये आपका जो एब्जॉर्बेंट करता है, ये ग्रीन हाउस अवशोषित करता है, विकिरण करता है, पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। अतः ग्रीन हाउस गैसों में वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो तापीय आवरण को विकिरण रेंज में निर्गत अवशोषण उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से हैं? जलवाष्प, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो क्या क्या हो गया? ये आपका इतनी गैसेज, जलवाष्प, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका कौन सी है? ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? परंतु योगदान में अपेक्षाकृत कम है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में विश्व ग्रीन हाउस बुलेटिन 2022 के अनुसार महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से? CO2 लगभग 66%, मीथेन 16%, SCFC लगभग 2%, नाइट्रस ऑक्साइड 7%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 8% और अन्य 1%। इतने पार्ट में आपका ये रह गया है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जल ग्रीन हाउस गैस मतलब दूसरी हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, द्विअणु गैस के रूप में पाई जाती है, वायुमंडल बाह्य परत में अवघटन है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एक पुनः 6 ग्रीन हाउस गैसों को उसमें डिसाइड किया गया। कौन कौन सी हैं? मीथेन जिसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड जो आपका IPCC 6 गैसों को, मीथेन, CFC, SO2, जबकि सल्फर ऑक्साइड ये नहीं है। ग्रीन एसिड इन किसके द्वारा? सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा एसिड होता है। ग्रीन हाउसों के प्रत्यक्ष रूप से गैसें कौन कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SFC, NF6, ये आपकी गैसें। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से निम्न गैसें कौन कौन सी? NOx और COX। नॉन मीथेन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सल्फर मिलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की क्या प्रक्रिया है? जिसमें पौधे लगाने का समान तापमान, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण के द्वारा शोषित करने से वायुमंडल को तापमान को बढ़ जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को इंफ्रारेड विकिरण को जो सनरेज आती हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाती है, हीटअप करते हैं, तो उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान बढ़ना। ये आपका क्वेश्चन थे। ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल में जमा होने वाले वातावरण को गर्म होना। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अरोड़ा विकसित वायुमंडल में ताप बढ़ाता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी किसने? जोसेफ फोरियर ने की थी। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव में वृद्धि क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज करता है। जब इंक्रीज करता है तो अवशोषित ज़्यादा करेगी। ग्रीन हाउस गैसेस उपस्थित अतिरिक्त जो विकिरण रेंज में आती हैं, तथा इसमें कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस होते हैं? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या है? अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और मीथेन, ये आपका ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2022 की जो रिपोर्ट की है, WMO की जो रिपोर्ट आई है 2022 में, उसने क्या बताया? उसने बताया कि 66% आपका CO2 है, मीथेन आपका 16%, SCFC 2% है, नाइट्रस ऑक्साइड 7% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका 8% है। वैश्विक तापमान वृद्धि में कौन सी गैस योगदान में अधिकतम है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका अधिकतम है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? आपका CO2, मीथेन, SFC, NO2। इसी के तो आपने बताया था, सबसे ज़्यादा 66% आपका CO2 है, फिर मीथेन है, फिर आपका SFC है 2% और NO2 आपका 7%। तो ये आप कहते हैं सबसे ज़्यादा CO2, फिर मीथेन, फिर SFC, CFC, फिर N2O। निम्नलिखित कौन से रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस है? ग्रीन हाउस का इफेक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? आपका मीथेन जो जल वाष्प है, आपका वाटर वेपर है, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट वो करती है। एक वैश्विक ऊष्मन में ये उत्तरदायी नहीं है। कौन सा उत्तरदायी नहीं है वैश्विक ऊष्मन के लिए? मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है।
सूर्य की ऊष्मा होने के बाद भी पृथ्वी ठंडी नहीं मिली, तब की ऊष्मा के बाहर विकसित होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन ऊष्मादायी अवशोषित कर लेते हैं। ये सब कैसे, वह सब गैसेज जो एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। निम्नलिखित में कौन सा हरित गैस नहीं है? आपका आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन ऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसेस हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव क्या है? जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है, वैश्विक तापमान अब इंक्रीज करता है, उसमें आता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापमान में योगदान नहीं करता? सल्फर एवं नाइट्रस ऑक्साइड इस सार्वत्रिक तापमान में नहीं इंक्रीज करता, इसका NOx लेता है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ये इसमें ये एसिड रेन में वर्क करता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपका मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड ये प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। गैस धान, कौन सी गैस मिलती है? आपका मीथेन मिलता है। जो आपका जैसे धान होता है, धान के पौधे में देखते हैं आप हल्की हल्की मग निकलती है, जब गाय या पशु जीवाले करते हैं तो उसमें मीथेन गैस निकलता है। धान के खेत, कोयले, खदानी, इसमें जब आप देखते हैं कोयले की खदानी, उसमें मीथेन गैस निकलता है, उसमें इसलिए बालू भर देते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस अधिक महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ये सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। निम्नलिखित कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव का अत्यधिक महत्वपूर्ण है? आपका कौन सा? फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर द इंपॉर्टेंट गैसेस। कौन सा वैश्विक तापमान के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है। निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? आपका उपयुक्त मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सभी। वैश्विक तापमान के लिए सार्वत्रिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये जो आपका है 66% योगदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, लेकिन प्रोपेन आपका ये जो है, प्रोपेन जो है आपका ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा हरित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन इसमें NOx और SOx है, इसके जो ऑक्साइड हैं वो है, लेकिन वो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपका हाइड्रोजन, पहली थ्योरी में बता दी था, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस आपका नहीं है। एक हरित गैस नहीं है, आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। इसमें कौन सा हरित गैस नहीं है? CH4, SFC, NO2, ये सब सभी गैसें IPCC जो 6 गैसों को बताया है। हरित गृह प्रभाव में वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आर्द्रता बढ़ती, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। देखिए हरित गृह प्रभाव में इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आर्द्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, यश बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायुमंडल गति बढ़ जाती है, वायुमंडल की गति बढ़ जाती है। ये सब इसके कारण हैं। अब देखिए वायुमंडल में CO2 बढ़ती है तो मात्रा धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा था, इससे क्योंकि ये सौर विकिरण में अवशोषित कर लेते हैं। जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसमें आपका जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें इफेक्ट आ जाता है। जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट बढ़ेगा, तो सन रेज जो आएंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो उसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव क्या क्या है उसके कहता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीने को हानिकारक है तथा लाभदायक दोनों भी है। CO2 ओनली हानिकारक ही नहीं, ये लाभदायक है क्योंकि ये बैलेंस बनाता है। जब पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ह्यूमन CO2 को छोड़ते हैं तो क्या करता है, एक पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सभी जीवन दायनी ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। अगर इसमें फोटोसिंथेसिस ना हो तो उसमें ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगा? तो ये एक प्रकार से CO2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बस इसका कंसंट्रेशन जब इंक्रीज कर जाता है तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। यह भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक है। जो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन देखिए 66% है CO2 जो आपका आता है। मानव गतिविधियों द्वारा विभिन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती बल्कि समुद्री पादपों, भूमि पौधों में अवशोषित कर देती। प्रकाश संश्लेषण द्वारा फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को सामग्री को वर्षित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट फायदेमंद होता है, विभिन्न पौधों में संभव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है 66%। देखिए CO2 का कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ा हुआ है 1959 से लेकर 1959 से लेकर 201 तक। ये CO2 का ppm पर मॉलिक्यूल्स किस तरह से इंक्रीज हुआ, 320 था 96 में ये रहा, लेकिन 1994 से लेकर 2000 तक इसका कंसंट्रेशन 340 से लेकर के इसमें ये 360 तक है। पार्ट्स पर मिलियन 1950 में 352 था, उसके बाद ये 21वीं शताब्दी में 695 तथा पृथ्वी के 6 अगर ये
690 से 650 से लेकर 990 ppm तक हो गया 21वीं सदी के अंत तक, तो इसका टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। विश्व विज्ञान संगठन WMO के अनुसार पूर्व औद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 280% बताई है। इनकी जब इसका CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो कितनी, मीथेन गैस, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, यह बायोगैस का अपघटन एवं ग्रीन हाउस गैस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। धान के खेतों में कोयलों की खदानें के लिए निकलते हैं, हाइड्रेट्स उत्सर्जन करते हैं, प्राकृतिक रूप से करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, जब मीथेन गैस हाइड्रेट करते हैं जिसमें पिघलने प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाती है। आर्कटिक ध्रुव पर होते हैं, अंटार्कटिक बर्फ नीचे पिघलने लगता है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपका आर्कटिक जो होता है वाटर जो आइस कैप है वो पिघलने लगते हैं। मोमडली ताप में मीथेन हाइड्रेट के रूप में पिघलने लगता है, तेजी से वृद्धि होती है। वायुमंडल की तुलना में कम से कम 8 से 12 वर्ष में विद्यमान प्रवर्तित है। चावल की खेती में अवैधिक मीथेन उत्सर्जन के लिए कारक है। नाइट्रोजन उर्वरक के लिए इंपॉर्टेंट है। मानव जनजाति के वायु प्रदूषण के लिए परिवर्तन आ सकता है। विभिन्न जीवाश्म ईंधनों के लिए प्रज्वलन के लिए तेज से चलने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसमें सोलर फ्लेयर होते हैं, सौर धधक होते हैं, ये वायुमंडल के लिए नहीं मानते हैं। जलवायु परिवर्तन ने ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रदूषक प्रत्यक्ष एवं ओजोन परत के लिए संरक्षण कौन कौन से, फसल एवं जैव ईंधन के लिए। इसमें क्या क्या जो फसल जैव मात्रा में औषध एवं दहन के लिए क्या क्या होता है, SOx होता है, NOx, CO2, BC, OC, CS4, OC, और उसके बाद इसमें क्या था NHC और O3 के में इसमें पाए जाते हैं। तब इसमें आप क्या देखते हैं, जब इसमें आप क्या करते हैं, गेहूं धान इसमें जब करते हैं तो इसमें इसकी मात्रा को इंक्रीज करता है। NOx, CO2, मोनोऑक्साइड, ब्लैक, BC, ऑर्गेनिक मैटर्स उसमें होते हैं, मीथेन पार्टिकल पाए जाते हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या उपयुक्त समय, ग्रीन हाउस गैसेस, प्रदूषण, ओजोन परत सभी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन का मुख्यतः निम्नलिखित क्या किस वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत, प्रदूषण। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा गैस कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन के लिए सर्वोत्तम। That's all. Thank you. Have a nice day. God bless you.